फिजियोथेरेपी एक नॉन मेडिसिनल चिकित्सा पद्धति है। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम कुछ मशीनरीज का यूज करते हैं जिससे हम पेशेंट के पेन को विदाउट मेडिसिन कुछ हद तक कम कर सकते हैं। फिटनेस लेनी है, अच्छी तरह के अच्छा हेल्दी वर्कआउट करना है तो आपको एक सर्टिफाइड जिम ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा, हर किसी के पास ना जाए। नमस्कार श्रोता, आज हमारे साथ मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुशल कुमार तिवारी जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, जय हिमाचल। सर फिजियोथेरेपी क्या है और इसके उद्देश्य क्या है? फिजियोथेरेपी एक नॉन मेडिसिनल चिकित्सा पद्धति है, मतलब जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता। और फिजियोथेरेपी 50% मेडिकल साइंस होती है, 30% फिजिक्स है, 20% इंजीनियरिंग मेथड्स को यूज़ करके 100% मोड में फिजियोथेरेपी को डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर हम कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी, एक इसकी ब्रांच होती है इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी और उसके बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, इन तीनों मेथड्स को मिला के हम फिजियोथेरेपी बनाते हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है भौतिक चिकित्सा। मतलब शरीर के मूवमेंट्स करवा के या शरीर की प्रक्रियाओं का ही इस्तेमाल करके उस पेशेंट्स में आंतरिक जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उसको बनाने का काम करती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी सर किस तरह चोट लगने या बीमारी में काम करते हैं? ओके, तो फिजियोथेरेपी डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन क्या क्या है। अभी हार्ट पेशेंट्स भी हैं, गायनेकोलॉजी भी है, जो गर्भ वाली प्रक्रियाएं होती हैं, पैरालाइज पेशेंट होते हैं जिन्हें लकवा कहा जाता है, मांसपेशियों से रिलेटेड या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिन्हें ऑर्थो कहा जाता है, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं जो खेल की चोटें होती हैं वो हो गया। इसके बाद पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे होते हैं उनकी, तो इन सारी फील्डों में अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और वो इन सारी कंडीशंस के लिए ट्रेंड होते हैं। जैसे क्वाड्रिप्लेजिया एक कंडीशन है न्यूरो के अंदर, तो उसके लिए न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज में लिगामेंट टीयर है, मसल टीयर है, बोन कंट्यूजन्स हैं। और अगर कोई बोन इंजरीज है मेजर, जैसे नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है किसी ने, हिप रिप्लेसमेंट है, फ्रैक्चर्स है, तो उसके लिए मस्कुलोस्केलेटल फिजियोस है। तो इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग फिजियोथेरेपी पैटर्न्स यूज होते हैं। जो फिजियोथेरेपी है इसके इलाज की प्रक्रिया क्या है? ओके, इसके इलाज की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फिजियोथेरेपी जो होता है एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो हमारा फिजियोथेरेपी पैटर्न जो होता है वो एक यूनिक मोड पे, मतलब नॉन क्लिनिकल मोड पे वर्क करता है। तो मोस्टली हम मैनुअल मेथड यूज करते हैं और इलेक्ट्रोथेरेपी को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम कुछ मशीनरीज का यूज करते हैं जिससे हम पेशेंट के पेन को विदाउट मेडिसिन कुछ हद तक कम कर सकते हैं। कुछ अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है जिससे हम उसकी स्वेलिंग या बाकी इन्फ्लामेशन रेट को रिड्यूस कर लेते हैं। साथ ही जो एक्सरसाइज थेरेपी है उससे हम बॉडी के जॉइंट्स और मसल के बीच जो बायोमैकेनिक्स करेक्शंस होती हैं उनको थ्रू द एक्सरसाइज और थ्रू द मैनिपुलेशन, मतलब हाथों के द्वारा मूवमेंट देके ठीक करते हैं। तो ये उसका सही तरीका है। और इसमें ब्रांचेस जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, तो एक एक कंडीशन में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक और डिलीवरी के बाद भी फर्स्ट मंथ से लेके 12 मंथ तक की फिजियोथेरेपी पैटर्न यूज होते हैं। ये गायनिकोलॉजी फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ये इसकी एक ब्रांच होती है। इसी तरह मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो आपको आर्थराइटिस हो गया या घुटने में कोई प्रॉब्लम हो गई, गद्दी घिस गई है, किसी तरह का मांस फट गया है, तो उसके लिए मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। इन्हें हम एमपीटीज कहते हैं, मास्टर इन फिजियोथेरेपी। सेम होते हैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। अब न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, जो आपको लकवा मार जाता है या चेहरे के मसल्स लटक जाते हैं, बेल्स पाल्सी हो जाता है, तो जो पैरालाइज मसल होती है उसको रिफॉर्म करने में न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट रोल प्ले करते हैं। एक और ब्रांच है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो सीपी चाइल्ड कहते हैं उनको, सेरेब्रल पाल्सी, तो ये उनके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, या बच्चों में जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद जो मेरी फील्ड है वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है। तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में एथलीट की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को और इंजरीज को पहले ही डिटेक्ट कर लेना और उसका ट्रीटमेंट देना थ्रू द फिजियोथेरेपी मेथड।
सो ये उसका प्रोसेस है इलाज का। जी सर, फिजियोथेरेपी के इलाज की समय की अवधि कितनी होती ये डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन कौन सी है। है? जी अब इसमें अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो अगर किसी बंदे को छोटा-मोटा एंकल ट्विस्ट आ गया, जी वो रास्ते पे चलते हुए उसे कोई एंकल इंजरी आ गई, तो उसमें लिगामेंट स्प्रेन हो गया। जी अब लिगामेंट स्प्रेन हुआ तो उसकी ग्रेड क्या है? इसमें अलग-अलग ग्रेड होती है। ग्रेट तो अगर फर्स्ट ग्रेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, अगर सेकंड ग्रेड है, तो 5 से 6 सप्ताह भी जा सकता है, जी और अगर कंप्लीट टियर है, तो फिर वो ऑर्थोपेडिशियन ऑपरेटेड केस में आ जाता है। रोजमर्रा के जीवन में कैसे फिजियोथेरेपी की गतिविधियों को खुद पे हम नियम लागू कर सकते हैं, किस प्रकार? देखिए आजकल हम जिस माहौल में रह रहे हैं, मोबाइल एक सबसे बड़ा कारण है नेक जी फ्लेक्शन का, जी गर्दन आगे झुका के रखना पड़ता है, कंप्यूटर पे वर्क है, सारा डिजिटलाइज वर्ल्ड है, तो आपको आगे झुक के काम करना है, अपनी बॉडी को आगे बेंड करके आप काम कर रहे होते हैं, तो बॉडी की जो एर्गोनॉमिक्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो उसमें नेक पेन आना, जिसे आम भाषा में सर्वाइकल कहते हैं, जी बैक पेन आना, जो कई लोग वो फिर आगे चल के शियाटिका में कन्वर्ट हो जाता है, जी मन के खसक जाना, यहाँ आम भाषा में कहा जाता है कि जी डिस्क बल्ज हो गया। इसके साथ आपको घुटनों के दर्द शुरू हो जाते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन और अकड़न हो जाती है। जी तो जब आप लॉन्ग टर्म सिटिंग करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आपको स्टार्ट होती हैं मतलब आपके नॉर्मल लाइफ में। जी तो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट आपको उन एक्सरसाइजेस के लिए ट्रेन करता है और आपको वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बताता है जिनसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। बस तो वो आपके ऑक्यूपेशनल और बॉडी की एर्गोनॉमिक्स को करेक्ट करने में थ्रू द एक्सरसाइजेस बहुत अच्छा रोल प्ले करता ये है। फिजियोथेरेपी के कोई साइड इफेक्ट है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये इस गोल्डन प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात है। वर्ल्ड में इसे 24% कैरेट गोल्ड मेडिकल प्रोफेशन माना जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी बहुत डिमांड होती है। इंडिया में भी अब ये बहुत हाईली ग्रो कर रहा है। चूंकि फिजियोथेरेपी अभी थोड़ा सा उतना लोगों को क्लियर नहीं होता है इसके बारे में, तो ये मैं बता दूं, इसमें केवल 3 से 4 मेथड्स मेजरली यूज होती हैं। वन इज द एक्सरसाइज थेरेपी। सबसे ज़्यादा बड़ा रोल एक्सरसाइज थेरेपी का है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइजेस पे वर्क करोगे, आपकी बॉडी उतनी ही जल्दी रिफॉर्म होगी। सेकंड, अगर कोई कंडीशन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मेजर है, तब वहाँ हम इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करते हैं। उसमें कुछ मशीनें होती हैं जिससे हम बिजली की कुछ सपोर्ट लेके बॉडी में कुछ पेन को रिड्यूस करते हैं और मसल को रिलैक्स करते हैं। चौथा कंजर्वेटिव मेथड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक टेप्स होती हैं अलग अलग जॉइंट्स पे लगाने के लिए, कपिंग थेरेपी होती है या फिर ड्राई नीडलिंग होती है। तो इनके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। नहीं सर, अक्सर खिलाड़ियों को देखा जाता है कि उनको ज्यादा चोट लगती है, जी तो फिजियोथेरेपी किस तरह उनकी मदद करती है? देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ये सबसे टफेस्ट जॉब है। जैसे जी मैं कभी नेशनल टीम्स में रहा हूँ, तो वहाँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा टफ टास्क यही होता था, एथलीट को प्रिपेयर करना, क्योंकि जी 40 से 50 प्लेयर होते हैं एक टीम में, कुछ रिजर्व में होते हैं, कुछ मेन प्लेइंग में होते हैं, तो उनके डेटा को मैनेज करना। तो सुबह 4 बजे से फिजियोथेरेपिस्ट का जॉब स्टार्ट हो जाता है। जी तो यूजुअली लोग फिजियोथेरेपिस्ट को ये समझते हैं कि जब इंजरी होती है तभी फिजियोथेरेपिस्ट काम आता है, पर स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स में इंजरी हुई है तब तो हम काम कर ही रहे हैं, उससे पहले जो फ्यूचर में उसको इंजरीज होने वाली है जी उसको हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जी तो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो एथलीट के बॉडी के एर्गोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, जी मसल में क्या डिफरेंस है, राइट में लेफ्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या मूवमेंट्स जनरेट हो रही है, तो वो हम उससे एनालाइज करते हैं। दूसरा, फिर जॉइंट्स की रेगुलर असेसमेंट हो रही होती है, फिर उसका एंड्योरेंस टेस्ट है, एजिलिटी टेस्ट है, मसल स्ट्रेंथ टेस्ट है, उसके कार्डियक आउटपुट टेस्ट है, उसके बॉडी के यूरिन आउटपुट टेस्ट हो गए, इंटरनल फिजियोलॉजी के टेस्ट हो गए, मंथली एक बार पैथोलॉजिकल असेसमेंट होती है। तो ये सारा ग्राफ हम मंथली एनालाइज करते हैं एक स्टैटिस्टिक क्राइटेरिया बना करके, और जो प्रॉब्लम एथलीट को फ्यूचर में आने वाली है उसको पहले डिटेक्ट कर लेते हैं कि नहीं, आगे चल के इस प्लेयर का हैमस्ट्रिंग टाइट होना है, जी आगे चल के इसके हैमस्ट्रिंग में पुल आएगा, तो उसके लिए क्या डाइट में इम्पोर्टेंट है, क्या डाइट लेनी है, क्या उसे खाना है, ट्रेनिंग में उसे स्ट्रेचिंग पे फोकस करना है या स्ट्रेंथ पे फोकस करना है या एजिलिटी पे फोकस करना है। तो ये तीनों डिफरेंसेस उसी डेटा से निकल के आते निकल गया जी। सर, कुछ लोगों को घर पर फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, हैं। जी, तो सर इसकी राय कुछ आप? इस बात के लिए मैं पूरे हिमाचल को इस बात को समझाना चाहूँगा कि साइंटिफिक एक्सरसाइजेज आप सेल्फ नहीं कर सकते।
ठीक है। अगर बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, जो छोटी मोटी 3-4 एक्सरसाइजेज हों, वो आप खुद करें। पर अगर कुछ सुपर डायनेमिक एक्सरसाइजेज हैं तो, और आपकी क्लिनिकल कंडीशन है, जैसे नी रिप्लेसमेंट हुआ है, या मांस फटा है, या लिगामेंट इंजरीज हुई है, या हेवी एंकल ट्विस्ट है, या मन का खसक गया है, तो वहाँ आप फिजियोथेरेपिस्ट के ऑब्जर्वेशन में, मतलब उसको सामने रख के ही या उसके क्लिनिक पे जाके ही एक्सरसाइजेस कीजिए, और मशीनों का इस्तेमाल इन कंडीशंस में कम से कम कीजिए। जितना ज़्यादा हो एक्सरसाइजेस पे फोकस करें। सर, जो जिम जाते हैं लोग, उन पर फिजियोथेरेपी किस तरह मदद करता है फिजियोथेरेपी? देखिए, पहले तो जो बच्चे जिम जाते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। तो फिजियोथेरेपी, जो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, वो उनकी बॉडी का एक असेसमेंट निकाल के रख देंगे कि आप जा रहे हो, क्योंकि यूजुअली मैं यहाँ जिम में देखता हूँ बच्चा सीधा जिम में जाता है, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो उठाना शुरू कर देता है। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ 4-5 किलो की है और आप सीधे पहले दिन 20-22 किलो उठा रहे होते हो, तो वहां इंजरीज हो जाएंगी, क्योंकि वहां प्रेशर जो ले रहा है वो आपकी बोन्स ले रही है, मसल नहीं ले रही, तो इंजरीज वहां क्रिएट होती है। तो पहले यू शुड गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट, उससे बात करो, वो आपके कुछ, हमारे पैटर्न में असेसमेंट में ना कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसमें हम ये चेक करते हैं कि सामने वाले की वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है, और वो भी जॉइंट वाइज, कि अगर उसको बाइसेप का करना है तो कितना मैक्सिमम वेट वो बाइसेप पे ले सकता है, ट्राइसेप्स लगाने हैं या अपर बैक लगानी है, लोअर बैक, या यहाँ डेडलिफ्ट का बड़ा चलन है कि हमको मैक्सिमम वेट उठाने हैं। पर अगर आपका बैक ही स्ट्रांग नहीं है, आपका कोर ही स्ट्रांग नहीं है, और आप 120-130 किलो उठा रहे हो, तो इंजरी आना कॉमन है। बिल्कुल। तो पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके असेसमेंट करवाएं। जब असेसमेंट कंप्लीट हो, वो आपको एक क्राइटेरिया बना के देगा, ऑन पेपर शीट बना के देगा कि दिस इज योर मैक्सिमम वेट कैपेसिटी फॉर 3 मंथ। इसके बाद हम नेक्स्ट असेसमेंट करके बढ़ाते हैं, तो बॉडी को हार्म भी नहीं होगा, बॉडी अच्छे से ग्रो भी करेगी। सर, फिजियोथेरेपी के इलाज के दौरान खान पान और जीवन शैली की कोई भूमिका होती है? देखिए, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि खान पान से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें हो, हमारे कल्चर में ना सारी चीज़ें एक ही डॉक्टर से एक्सपेक्ट की जाती है, तो एक स्पेशलाइजेशन क्राइटेरियाज होते हैं। तो डाइट के लिए हल्का खाना मैं मानता हूँ, जो मेरा मानना है, हो सकता है कुछ अलग हो, पर मेरा मानना यह है कि खाने में कोई रोक टोक नहीं होती। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान आपको कोई किसी तरह की कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है, आप कुछ भी खा सकते हो। पर खाने के लिए आपकी क्लिनिकल कंडीशंस के लिए आप डाइटिशियन से कंसल्ट करें, वो आपको ज्यादा बेटर गाइड कर पाते हैं। युवा साथियों के करियर के लिए क्या कुछ संभावनाएं होती हैं फिजियोथेरेपी में? देखिए, फिजियोथेरेपी में आज की डेट में, अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि फिजियोथेरेपी प्रोफेशन अभी भी उतना ग्रो अप नहीं करता, पर जैसे मैं अभी यहाँ पे हिमाचल आ गया हूँ अब, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ अब जीनी है। तो जब मैं वहां पे था तो मेरा जो लास्ट पैकेज था वो 26.5 LPA का, 26 लाख रुपए साल का मिनिमम पैकेज था। तो ऐसा नहीं है, फिजियोथेरेपी में इजीली आप एक अच्छा हाई लेवल पैकेज उठा सकते हो। यहाँ तक कि फिजियोथेरेपी की जो डिग्री होती है वो आपको फॉरेन कंट्रीज में इजीली एंट्री देती है, और वहाँ इसकी बहुत डिमांड है। दूसरा, फिजियोथेरेपिस्ट कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल टीम्स में एज अ बैकबोन काम करते हैं। जैसे मैं मिनर्वा पंजाब के साथ था, या मोहन बगान हो गया, या ISL इंडियन सुपर लीग हो गया, इन जो टीम्स हैं इनके जो मैचेस होते हैं, तो यहाँ पे आपके पैकेजेस मिनिमम 12 लाख to 15 लाख स्टार्टिंग है। तो आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी है, और हॉस्पिटल्स के अंदर भी, और ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, कोई अगर अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहे तो खुद का क्लिनिक भी खोल सकता है। कोई रिस्क नहीं है, आपको कोई मेडिसिन नहीं देनी, कोई ब्लड नहीं निकालना, तो सेफ फील्ड है। तो इनडायरेक्टली फ्यूचर बहुत अच्छा है। सर, हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले तो स्वस्थ रहो, खुश रहो, जो जितना ज़्यादा हो सके, और आपको कभी पेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कोई परेशानी होती है, आपके जोड़ों में दर्द है या किसी तरह की कोई तकलीफ है, तो एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया बताऊंगा। पूरे हिमाचल को मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेना है, तो MD या MBBS डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर आपको मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज हैं या एक्सरसाइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यू कैन डिस्कस विद फिजियोथेरेपिस्ट।
डाइट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो वो डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बता सकता, वो आपको डाइटिशियन से पूछना पड़ेगा। फिटनेस लेनी है, अच्छी तरह के अच्छा हेल्दी वर्कआउट करना है तो आपको एक सर्टिफाइड जिम ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा, हर किसी के पास ना जाएं, या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के पास जाएं। ये चारों पांचों लोगों की टीम काम करती है जो हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देती है। तो जिसका जो काम है उसको वो करने दें और सिर्फ स्पेशलिस्ट के पास जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।